बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद नताइज आ चुके हैं, लेकिन वज़ारत उज़्मा के लिए अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया जिस नाम का इंतखाब हो चुका हो। वज़ीर आज़म ने मुशावरत भी की। आज नाम एक्सपेक्टेड था कि शायद ऐलान कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं किया गया। वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक धड़े को आज़ाद कश्मीर में ऑफर क्या करवाई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज धांधली का इल्जाम लगाते हुए हाथ बढ़ाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब कि हम आज़ाद कश्मीर में ऑपोजिशन के तौर पे मिल के काम कर सकते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर मुस्लिम लीग नून हमारे साथ बतौर ऑपोजिशन चलना चाहती है तो हम ऑपोजिशन को एक इकट्ठा बना के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करके हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकते हैं। उनका यह कहना था अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ नहीं आती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी ऑपोजिशन के लिए तैयार है। तो इस पूरे मंजरनामे में अब मसाइल किसको पेश आएंगे? हुकूमत को आएंगे या ऑपोजिशन को आएंगे? ऑपोजिशन क्या इकट्ठी हो सकेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के हवाले से खबरें क्या गर्दिश कर रही हैं, उनमें हकीकत क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कोई तहरीक चला सकती है? मईशत को कोरोना वायरस के हवाले से खतरात क्या लाहक हैं? सिंध हुकूमत के इकदामात पर विफाकी हुकूमत क्या सोचती है? इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद है सीनियर सहाफी टेलीफोन हमें ज्वाइन किया राना मोहम्मद अजीम साहब ने, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है राव खालिद साहब और सुहेल इकबाल भट्टी साहब। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सईद खावर साहब ने। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। आज तवक्को तो यह थी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान कर दिया जाता, लेकिन लगता यूं है कि शायद कोई धड़ा नाराज है, कोई नंबर गेम की बात चल रही है जिसकी वजह से आज नाम का ऐलान नहीं किया गया। आप इसके पीछे मंतिक क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, मेरे पास जो इतला है और वो इतला मेरे पास बड़े अहम तरीन जराए ने मुझे इतला दी है, और इस इतला में इसी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के करीबी अजीज भी हैं जिनसे मेरा मुसलसल राब्ता रहा और कुछ इनके जमात के बड़े अहम लोगों से भी रहा। गुज़श्ता रात ये अफवाहें गर्दिश करती रही कि ख्वाजा फारूक जो है इनको वज़ीर आज़म बना दिया गया है, इनके नाम को फाइनल कर दिया गया है। और इस सिलसिले में इनको नाम को फाइनल करने से पहले एक तस्वीर जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, इसमें तीनों उम्मीदवार जो हैं वज़ीरत उज़्मा के उम्मीदवार तनवीर इलियास हैं, बैरिस्टर साहब हैं और साथ में ख्वाजा फारूक, ये तीनों इकट्ठे बैठे। इनको कहा गया आपस में मशावरत भी करें, मशावरत के अमल को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करें। ये सारी चीजें यासर यहाँ पे होती रही। मैंने उसके बाद हुआ क्या कि जिस चीज पे सबसे ज्यादा इस वक्त मसला ये बना हुआ है कि बैरिस्टर साहब जो है वो किसी सूरत में भी सदर बनने के लिए तैयार नहीं है। बैरिस्टर साहब का ये कहना है कि मैं अगर सदर बन जाता हूं तो मैं कश्मीर की सियासत से आउट हो जाऊंगा। जैसा कि इनको ऑफर की गई थी कि इनकी चोरी विनशिस्त पर इनका बेटा इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन जेहन में रखें बैरिस्टर साहब की चोरी विनशिस्त पे जो मद्दे काबिल इनके उम्मीदवार है वो भी बड़ा तगड़ा उम्मीदवार है। और मीरपुर में आपको पता है जैसे जो माहौल है, तो उसमें बैरिस्टर के ऊपर बहुत से लोग जो बैरिस्टर के साथी हैं और बैरिस्टर सुल्तान के साथी हैं, और खासकर इन्हें ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इनको सपोर्ट करती है। उन्होंने भी वाज़ेह ने कह दिया कि आपने किसी सूरत में वज़ीर आज़म जो है इसकी निश्चित से नीचे नहीं आना। आप वैसे नहीं बनाएंगे तो आप ना बने, बिल्कुल आप कहें कि मुझे कोई वजारत नहीं चाहिए, लेकिन आपने सदन नहीं बनना। अब इन चीजों पे आके वहां पे बड़ी हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये सलाह दी है कि ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई ऐसा मुतनाज़ फैसला क्या है कि बैरिस्टर के ग्रुप जितना है वो किसी सूरत नहीं चाहता कि अगर बैरिस्टर साहब नहीं बनते तो तनवीर इलियास भी ना बने वजीर आजम। ये बिल्कुल खुली वहां पे इनकी आपस में इख्तिलाफात है। हमारे पास ये भी इतला है कि जब इनकी मीटिंग हुई सबकी तो उसमें बैरिस्टर सुल्तान ने यहाँ तक कहा कि आप गिनती करवा लें, आप वोटिंग करवा लें कि कश्मीर के जो MLA हैं वो किसके साथ है, वो जिसके साथ है आप उसको बना दें। पर ऐसी गुफ्तगू भी चलती रही। अब मामला ये है कि अगर इनमें से बैरिस्टर जो है उनको सदर बनाते हैं या वज़ीर आज़म उनको बनाते हैं जिसको बैरिस्टर नहीं चाहता, तो फिर खदशा ये पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तहरीक इंसाफ का एक बड़ा दरा कुछ अरसे बाद तो तहरीक इंसाफ से अलहदा हो जाए। और देखें, ज़हन में रखिएगा, अगर कोई 8 या 9 MLA अलहदा हो जाते हैं और मुस्लिम लीग नून भी साथ मिल जाती है और पीपल्स पार्टी भी मिल जाती है, तो कश्मीर की सियासत में बहुत बड़ा एक फर्क आ सकता है। दूसरा, बिल्कुल वाज़ेह कहा जा रहा है कि पंजाब का मामला और था, वहां बुज़दार आ सकता है
ला सकता है। कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू भी है, कश्मीर पे बहुत बड़ी बात करने वाले लोग चाहिए, कश्मीर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके साथ एक राब्ते चाहिए, कश्मीर के मामला तो हो रहे हैं, ये सारे मामला है जिसकी वजह से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, तीनों उम्मीदवारों की मीटिंगें हो चुकी हैं, 1-to-1 भी आपस में बैठ चुके हैं, लेकिन मेरे पास भी इत्तला है कि अभी तक डेडलॉक मौजूद है। अगर ये डेडलॉक मौजूद रहता है तो फिर हो सकता है कि ख्वाजा फारूक का कुरा निकल आए। डेडलॉक मौजूद है और अगर डेडलॉक रहता है तो ख्वाजा फारूक साहब के नाम का कुरा निकल सकता है। राव साहब, आप क्या समझते हैं, अगर वजारत उज़्मा के लिए नाम का जो चुनाव करना है ये मामला तूल पकड़ जाता है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात का सबब नहीं बनेगा? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि अगर इस कंट्रोवर्सी को बनती है। जाहिर है पॉलिटिकल जब कोई भी गेम चल रही होती है, कोई डिसाइड हो रही होती हैं चीज़ें, तो उसमें हर शख्स की कोशिश होती है, जो इलेक्शन लड़के आया है 26 के 26 जो MLAs हैं वो क्वालिफाई करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। लेकिन जो हालात हैं, अमूमी हालात हैं और ख़ास तौर पे कश्मीर के जो हालात हैं, उसमें कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा सूट करता है। क्योंकि अगर आप इमरान खान की पॉलिटिक्स देखें तो वो आज या कल की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करते हैं, वो विजन के साथ करते हैं। जैसे KP में उन्होंने शुरू किया और उसके बाद उसको मज़ीद कंसोलिडेट किया। इसी तरह से पंजाब में वो करने जा रहे हैं अभी, जिस तरह सेंटर में उनकी कंसोलिडेशन उन्होंने की है, वो कश्मीर में भी चाहेंगे कि वो कंटिन्यूटी हो, आगे भी चलेगी। यहाँ पे जैसे नून आई चली गई, पीपल्स पार्टी कभी नीचे हो जाती है, कभी ऊपर हो जाती है, तो वो एक कंसिस्टेंसी रखना चाहेंगे कि इलेक्शन में भी उनको फ़ायदा हो। लेकिन मेरे ख्याल से कश्मीर का जो हमारे जो पाकिस्तानी कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जो है, उसका जो रास्ता प्राइम मिनिस्टरशिप का है वो बरास्ता बरतानिया आता है, क्योंकि बहुत बड़ा डायस्पोरा, इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा बरतानिया में मौजूद है हमारा, जो इमरान खान साहब के बहुत ज़ाती दोस्त भी हैं, उसमें से ज़ाती ताल्लुक़ भी उनके हैं। तो उधर का जो इन्फ्लुएंस है वो किसके हक़ में ज़्यादा आता है। बैरिस्टर सुल्तान का अपना एक हल्का है, वहाँ पे ज़ाहिर है वो करना चाहेंगे, लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब उस ब्रैकेट में फिट नहीं आते जो आप कहें कि लंदन के रास्ते से जो एक इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को देखें तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होते आसानी से, इतनी से वो देखते हैं चीज़ों को अपने तौर पे देखते हैं, किस तरह का बंदा उन्हें चाहिए। बड़ी तनकीद हुई KP के हवाले से, पंजाब के हवाले से, लेकिन उन्होंने जिन लोगों को लगाया उनको पूरी तरह सपोर्ट किया और उनके पीछे खड़े रहे। यहाँ पे भी वो कोई भी रेजिस्टेंस होगी तो वो डट के खड़े हो जाएंगे, जिसका वो फैसला कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं इस बात से राना साहब की एग्री करता हूँ कि इस लड़ाई में मुझे लग यही रहा है, लड़ाई है या नहीं है, लेकिन ख्वाजा फारूक के चांसेस ब्राइट होते चले जाएंगे। अगर दो फरीक नहीं मानते, उनके आपस में मामलात नहीं तय पाते, तो फिर कोई तीसरा फरीक ही है जिसे फायदा पहुंच सकता है। खबर साहब, आप क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अभी तक ऑपोजिशन लीडर का ऐलान नहीं किया, क्या वो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम और सदर के नामों का ऐलान कर दे? देखिए जी, ये तो बिलावल अभी इंतजार में है कि तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त आजमाइश से दो चार है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से वज़ीर आज़म को बड़ी मुश्किल का सामना है और ये एक मुश्किल टास्क है। मैं समझता हूँ कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं वो रोज़ अव्वल से, जब से वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे। और अब भी इलेक्शन जो पूरी कैंपेन चलाई है, आप अगर उस पर गौर से देखें तो वो एक वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे थे और वोटर्स को यही कहा जा रहा था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म बनकर आपकी खिदमत करेंगे और आपका मुकदमा आलमी अदालत में लड़ेंगे। लेकिन दूसरा एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद का एक माइनस पॉइंट ये है कि वज़ीर आज़म कश्मीर की नुमाइंदगी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक मजबूत आवाज़ ऐसी उभरे जो कश्मीर में वो जो इमरान खान से भी बड़ी आवाज़ साबित हो। तो उनको ऐसे एक महमूद खान जैसे वज़ीर आला की तलाश है जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इख्तलाफात बढ़ते रहे, सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो मालदार आदमी हैं, लेकिन यहाँ माल नहीं चलना, यहाँ जो है वो इंतखाब चलना है वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म खुद फैसला करेंगे और वो किसी सूरत में एक ऐसा आदमी लेकर नहीं आएंगे जो उनके हम पल्ला हो या ऐसी आवाज़ हो
कि जो कश्मीर के हवाले से उनसे बुलंद और आहंग आवाज़ हो। तो मैं समझता हूं कि जो तीसरे उम्मीदवार हैं उनके नाम पूरा फाल निकल सकता है, और अगर ये इख्तलाफात तूल पकड़ गए तो उसका फ़ायदा यकीनन पीपल्स पार्टी और नून लीग को होगा। उसका फायदा यकीनन अपोजिशन को हो सकता है और अपोजिशन उस फायदे को अपील भी कर सकती है। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ कि हमने हाथ बढ़ाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो हाथ थामेगी या फिर यकसर इनकारी हो जाएगी? अगर अलग अलग ऑपोजिशन की जाए तो ऑपोजिशन के लिए कितनी फायदेमंद है या नुकसानदेह? यासिर, अभी तो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो हाथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थमाया था, और फिर जिस तरीके से झटका, उस झटके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं निकल पाई, तो इतनी जल्दी कैसे उस नहज पर इनके मामला दोबारा पहुंच सकते हैं, मुश्किल है। लेकिन एक पॉलिटिकल सिनेरियो के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बात की, और उस हद तक तो अपोजिशन में है दोनों पार्टीज, तो किसी हद तक उनकी डिस्कशन हो सकती है। लेकिन जिस टाइप का इंप्रेशन दिया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उस बड़े कोई लेवल के ऊपर कोई इकट्ठा इनका सिनेरियो बन सकता है। इस वक्त सिनेरियो जो बना है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से जो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अनाउंसमेंट नहीं हो पा रही, उस वजह से थोड़ा सा अपोजिशन को बातचीत करने का मौका मिले। लेकिन अब ये जहन में रखिए कि मुस्लिम लीग नून खुद इस वक्त बहुत से मसाइल से अंदरूनी तौर पर वो बहुत से मसाइल का उसको सामना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन पार्टी की, बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर सामने आई है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे ना प्राइम मिनिस्टरशिप की, ये जो मामला तूल इख्तियार किया है, उसकी एक बुनियादी वजह जो है ना सरदार तनवीर इलियास साहब की यहाँ पे वर्किंग है। उन्होंने काफ़ी अरसे से, वो इलेक्शन से पहले एक्टिव थे, उनकी नज़रें इसी ओहदे पर थीं, जबकि पार्टी के अंदर वो लोग जिनकी एक पार्टी के लिए खिदमात हैं, उन्होंने वर्किंग की थी। उनका एमएलए, अपने जो एमएलएज हुए हैं उनके साथ उनका बाहमी राब्ता मौजूद है, अवाम के साथ उनका बेहतर राब्ता मौजूद है। लेकिन सरदार तनवीर इलियास की जानिब से जो वर्किंग की गई, उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फैसला लेने में थोड़ा सा मुश्किल सूरत हाल से दो चार किया हुआ है। अल्टीमेटली फैसला होना अब ज़रूरी है, क्योंकि अब वक्त कम है, अगले एक दो रोज़ में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी ये है, जो वोटर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अवाम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि इस बात को कत्ते नज़र के कौन इन्फ्लुएंशियल कितना है, कितना मालदार है, कितना उसने लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया है, इस बात से हटकर सियासी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, विजन और जो उसकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी कनेक्टिविटी है, उसको यकीनी तौर के ऊपर मुलहूज़े खातिर रखना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यकीनी तौर के ऊपर बेहतर फैसला करेंगे। लेकिन चूंकि जो वक्त पोजीशन है, बिलखसूस जो आगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ख्वाहिश है कि उसको जिस लेवल पर डेवलप किया जाए, न सिर्फ टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एजेके के लोगों को एम्पावर किया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर इस एंगल को भी ज़रूर देखेंगे कि जिस शख्सियत को ये टास्क सौंपेंगे, क्या वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो तमाम इक़दामात करने में कामयाब हो पाएगा, और जो जिस सियासी चैलेंजेस, जिस सियासी सूरत हाल का सामना होगा, उससे भी क्या वो खूबी निमट पाएगा। तो इन सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए उन्हें फैसला करना पड़ेगा। सियासी, सिफारती, मुआशी और अवामी सतह पर जिसकी ग्रिप ज्यादा मजबूत होगी उसे ही मौका दिया जाएगा, और ये इस्तिस्बाब जो है ये वज़ीर आज़म का है। अब वज़ीर आज़म देखते हैं कि क्या फैसला करते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब में सरकारी महकमों के अंदर करप्शन के हवाले से। अब तक जो सरकारी महकमे हैं, कारकर्दगी किस हद तक बेहतर हुई? हमारी सूबा पंजाब की जो हुकूमत है वो भी ये सोचती रही कि करप्शन खत्म की जाएगी, एंटी करप्शन भी बेहद फाल रही, नैब ने भी बहुत से केसेस उजागर किए और उस पर तहकीकात भी की। उसके नताइज क्या रहे हैं? क्या जो करप्शन का ग्राफ है वो कम हुआ है या फिर से मजीद बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो किन वजूहात की बुनियाद पर बढ़ रहा है, और अगर कार्रवाइयां हुई हैं तो कितनी सूदबंद रही हैं? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, पंजाब के ऐसे कितने सरकारी महकमे हैं जिसके अंदर अभी भी खुलेआम करप्शन चल रही है और उसके पीछे ब्यूरोक्रेसी ज्यादा इन्वॉल्व है? या सर, सवाल तो ये करना चाहिए कि पंजाब का कौन सा एक ऐसा महकमा है जहां पे करप्शन नहीं चल रही? पंजाब का कौन सा एक ऐसा शोबा है जहां पे करप्शन नहीं हो रही? पंजाब का कौन सा एक ऐसा महकमा है जहां से करप्शन की में कमी आई है? अब जो सूरत हाल है, मेरे पास जो इतला है उस इतला के मुताबिक कि बाकायदा अब दोबारा से एक रिपोर्ट मुरतब होना शुरू हुई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा कहा गया है कि महकमा हेल्थ के अंदर किस तरीके से कितनी करप्शन हुई, बल्दियात में महकमा लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं वहां पर कितनी करप्शन हुई, लोकल गवर्नमेंट से बाद आप आ जाए, यहाँ तक लिखा गया है कि आज की मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की तो ये रिपोर्ट गई है कि आज काफी पटवारियों के तबादले हुए हैं, और उन पटवारियों के तबादले फी पटवारी कितने पैसे देकर किस अफसर को, किस सरकारी शख्सियत को और किस सियासतदान को देकर किसके
लेटर पर कितने पैसे दिए गए, तबादले किए गए, ये भी आया। यहाँ तक कहा गया कि एक बाकायदा एक ऐसा अदारा जिसे पंजाब स्मार्ट इंडस्ट्री समेत दीगर अदारे हैं उनके नाम लिए गए हैं कि उनमें नौकरियां, इंटरव्यू कोई दे के जाता है, नौकरी किसी और को मिलती है, वो नौकरी कितने में बिकती है, यहाँ सियासी सिफारिश है। इसी तरह बहुत से महकमों की एक रिपोर्ट जो मुरतब हो रही है, जिसका पहला हिस्सा मुरतब हो चुका है, उस रिपोर्ट में तो कोई एक ऐसा महकमा नहीं है कि जिसके मतलब ये कहा गया हो कि ये महकमा जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें करप्शन नहीं हुई। और मैं आपको ये बिल्कुल वसूख से बता दूं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में एक रिपोर्ट जो है पंजाब के हवाले से बन के वफाक की एक अहम तरीन शख्सियत को जा रही है। उस रिपोर्ट पे बड़े खौफनाक इंकशाफात आ रहे हैं। उस रिपोर्ट पे तो एक बड़ी अहम शख्सियत के भाई के 6 अकाउंट भी दिए जा रहे हैं। उसमें तो बाकायदा बहुत से लोगों के ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं कि जिनके मुतालिक मैं भी नहीं सोच सकता था कि ये करप्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पंजाब के इस वक्त किसी एक महकमे के मुतालिक ये नहीं लिखा गया कि वहां पे करप्शन नहीं है। ये अभी इब्तदाई रिपोर्ट है, इसकी हस्बी रिपोर्ट जो है तैयार होनी है। 3 अदारे जो हैं वो इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं। और मजे वाली बात यह है कि एक ऐसा अदारा जिसे हुकूमत का सिविल खुफिया अदारा कहा जा सकता है, उस अदारे को प्रेशर डाला जा रहा है कि आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर भेजें कि जिसपे सब अच्छे की बात की जाए, सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाए, और वो अदारा सब अच्छे की रिपोर्ट देगा भी। लेकिन बाकी जो 3 अदारे हैं उनकी रिपोर्ट भी बड़ी अहम डिबेट करता है। मेरी खुद किसी जिम्मेदार शख्स से बात हुई तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाया, तो मैंने उस डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद उनसे सवाल किया कि इस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो हर चीज जो है यहाँ पे करप्शन ही करप्शन हो रही है, तो क्या इसमें कभी कंट्रोल हो सकेगा? तो उसमें उन्होंने कहा जी हमारा काम है रिपोर्ट बना के देना, हमारा काम है डॉक्यूमेंट पेश करना। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा LDA के हवाले से तो उन्होंने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए। और पंजाब में दीगर डेवलपमेंट के नजारे जो उनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो सरकारी जमीनें जो हमने बचानी थी, हमने ऐसी जमीनों की अप्रूवल दे दी गई है, ऐसे लोगों को दे दी गई है जो सरकारी जमीनें भी बीच में रख रहे हैं। मेरे पास तो नाम भी मौजूद है, चूंकि वो उसमें मामला किसी और तरफ चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं कि किन्होंने कितनी सरकारी जमीन किस तरीके से कब्जा की हुई है। तो ये रिपोर्ट करप्शन के हवाले से हम ये कह सकते हैं पंजाब का कौन सा एक ऐसा अदारा है जहाँ पे करप्शन में कमी आई है। सवाल ये निशान बनता है, अगर पंजाब हुकूमत ये दावे करती रही कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, इंसाफ का निजाम लेकर आएंगे, तो 3 साला दौरे हुकूमत में जहां पे कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी, वहां पे उन महकमों की रिपोर्ट भी हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत साथ में लफ कर दे, ताकि अवाम ये समझने में कुछ आसानी हासिल कर सके कि हमारे इदारे किस तरह की कारकर्दगी खा रहे हैं और वहां पे तयनात जो लोग हैं वो किस तरह अवाम को और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से, हुकूमती इकदामात के हवाले से। सिंध ने तो कल से लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया है। 9 दिन का ये लॉकडाउन है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में मुस्बत केसेस की शरह 25% से जायद हो चुकी है। डेल्टा वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है। इंट्रा सिटी, इंटर सिटी, बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद रहेंगी, तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी, शॉपिंग प्लाजे बंद रहेंगे। और उनकी आवाम से ये अपील थी कि इस लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ दें ताकि पॉजिटिविटी की जो शरह है वो कम की जा सके। विफाक इस पे नुक्ता नजर कुछ अलग रखता है, उसकी भी बात करेंगे। बढ़ेंगे खावर साहब की जानिब। खावर साहब, इस वक्त जो सिंध ने फैसले किए हैं ये कितनी मुश्किलात में किए हैं, और दूसरी जानिब ताजिर तबका जो है उन्होंने लॉकडाउन के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद होता है, हम फैसले को नहीं मानते। तो ये जो ताजिर और गवर्नमेंट के दरमियान जंग है, इसका हल क्या निकलेगा? यासिर, पहली बात तो ये है कि ये सिंध हुकूमत जो भी कोई फैसला करती है तो इससे मुराद ये नहीं होती कि सैयद मुराद अली शाह का फैसला है। ख़ास तौर पर कोरोना के हवाले से एक टास्क फोर्स बनी हुई है जिसमें तिब्बी माहिरीन भी हैं, वो फैसला करते हैं। तिब्बी माहिरीन बड़े दिनों से 1 हफ्ते से मुतालबा कर रहे थे सिंध हुकूमत से कि टास्क फोर्स में आप 15 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला करें ताकि लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। 10 दिन पहले
कुछ लोग मुसाफिर यहाँ पाकिस्तान आए, हमने अपनी कोरोना के फैलाव के बावजूद अपनी सरहदों को सरबमोहर नहीं किया, सील नहीं किया। तो कुछ लोग इराक से होते हुए वो दुबई के रास्ते ईरान पहुंचे और ईरान से पैदल यहाँ आए। तो एक ही खानदान के 6 अफराद थे और 3 अफराद और थे। 9 अफराद 10 दिन पहले निकले थे, जिनमें डेल्टा वेरिएंट के शवाहिद मिले थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो तादाद 4 दिन के अंदर 100 तक जा पहुंची। फिर इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया। तो हैरत की बात यह है कि 24 अफराद उनमें से मफरूर हैं, रूपोश हो गए। वो क्वारंटीना छोड़कर जा चुके हैं, उसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में वो जेर इलाज थे, लेकिन वो गायब हो गए वहां से। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने फैसला किया है वो तिब्बी माहिरीन का मुतालबा है। पीएमए मुतालबा कर रही थी, डॉक्टर अब्दुल बारी खान इंडस के जो हैं वो मुतालबा कर रहे थे, कैसर सजाद, सारे मिलकर मुतालबा कर रहे थे कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये बहुत खतरनाक वायरस है। अगर खुदा न खास्ता हमने इसको रोकने के लिए इक़दाम ना उठाए। एनसीओसी का मामला ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिंध और वफाक के दरमियान सियासत भी आ जाती है। ये मैं यही तो बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सैयद मुराद अली शाह का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का फैसला नहीं है, ये टास्क फोर्स का फैसला है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, जिसमें तिब्बी माहिरीन मौजूद हैं, एक बड़े नामवर लोग मौजूद हैं। उन्होंने ये फैसला किया है। तो मैं समझता हूं कि ताजरों का जो तबका इसकी मुखालफत कर रहा है, ताजरों का एक तबका इस फैसले की हिमायत भी कर रहा है। वो चाह रहे हैं कि भाई आप सारा साल कमाते हैं, एक बड़ी मुसीबत आई है। लेकिन एक बात पे मुझे हैरत होती है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इजाजत दे दी गई है, क्या वहां कोरोना नहीं जाएगा? लेकिन एक तरफ तो आप जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खुली छूट दे रहे हैं, दूसरी तरफ कारोबारी मराकज बंद कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि सिंध हुकूमत को दरमियान में रहकर मुतवाज़िन फैसला करना चाहिए था, जिसमें इतनी सख्ती नहीं आनी चाहिए थी कि लोगों को एक दफ़ा फिर नानो नफका के लाले पड़ जाएं। लोग दिहाड़ीदार जो हैं, लाखों कराची में मजदूर होते हैं, वो एक वक्त की रोटी कमाते हैं तो अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो अपने उस रिस्क से महरूम हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान भी हो सकता है इससे कराची में। लेकिन ये एक सख्त फैसला था, हमें ये सख्त फैसला देखना चाहिए कि किस पस मंजर में किया गया है। एक बड़ा तबका ऐसा है जो इसको सराह रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और उनका ये मानना है कि ये सख्त फैसले जो है ये हमारे हक में जाएंगे। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं? एक जानिब हुकूमत सिंध सख्त फैसले कर रही है, एनसीओसी सरबराह असद उमर ये कहते हैं कि वफाक सिंध के साथ ताउन करेगा, दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि हम पूरे सेक्टर को बंद भी नहीं कर सकते। आज फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि सिंध हुकूमत के फैसले को देखना होगा, क्या इस फैसले से आम शख्स तो मुतासर नहीं हो रहा। आप क्या राय रखते हैं कि सिंध हुकूमत का फैसला किस हद तक सूदमंद है और वफाक को किस तरह का बिहेव करना चाहिए? देखिए, सिंध हुकूमत जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उससे बेहतर आशना है। मेरा ख्याल है उनकी राय को अहमियत देनी चाहिए। अगर उसमें फेडरल गवर्नमेंट समझती है, उनके पास कोई अदरवाइज़ कोई रिपोर्ट है, कोई डिफरेंट उनको ओपिनियन मिली है, वहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं, वो सिंध हुकूमत के साथ शेयर करके इसके बारे में फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सिंध हुकूमत ने एक जो बहुत अच्छा फ़ैसला किया है वो वैक्सीनेशन के हवाले से जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत मौसर है और दुनिया भर में इस किस्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी अमेरिका में कहा जा रहा है कि $100 की ग्रोसरी आइटम्स जो हैं, जो वैक्सीन कराएगा वो ले सकता है जाके। तो इस किस्म के इंसेंटिव्स हैं, स्ट्रिक्टनेस भी है, उसमें सख्तियाँ भी की जा रही हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से, स्टोर में दाखिले के हवाले से, बाकी शोबों के हवाले से। और ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगर सिम बंद की जाती है जो वैक्सीन नहीं कराता, तनख्वाह बंद की जाती है जो वैक्सीन नहीं कराता, प्राइवेट सेक्टर में ये ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखें, जर्मनी में उन्होंने वॉलंटियर कर दिया है कि आप वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है और वहाँ पे जो है इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में। तो इसलिए उनको थोड़ा आसानी है, कारोबार भी खुले है सारा। ये चीज़ हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमें इम्यूनाइजेशन जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग कराएं, ताकि हम अगर 50% पे पहुँचते तो हम भी एक आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं कोरोना के होने के बावजूद। और वैक्सीनेशन की अब तो सप्लाई भी बहुत बेहतर हो चुकी है, उस हवाले से भी एतराज़ात कम है। लेकिन जो
सिंध का, कराची, पर्टिकुलर बड़े शहरों का मसला है पाकिस्तान में। छोटे शहरों में और बाकी जगहों पे इतनी तेज़ी से नहीं फैला ये, जिस तरह से बड़े शहरों में फौरी तौर पे किसी भी जहाँ इज्तिमात शुरू होते हैं तो एकदम से फैलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी पड़ता है, सिंध गवर्नमेंट अगर समझती है कि कराची में लॉकडाउन, अगर ये समझती है कि सख्त फैसला हमारे हक में जा सकता है, हुकूमत को इस बात का तो इदराक है कि इससे हमारा मुआशी नुकसान होगा, लेकिन सख्त फैसले लेना भी मजबूरी होते हैं। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि एक जानिब सिंध हुकूमत का ये फैसला, दूसरी जानिब फैलाव तेज हो रहा है, अब एक कैलिफोर्नियन वेरिएंट भी आ चुका है, पंजाब की वजीर सेहत कहती हैं कि 2 वेरिएंट और भी आ सकते हैं, तो इस तरह का तेजी से वेरिएंट का फैलना, उनका रिपोर्ट होना, और दूसरी तरफ हमारी जो सयाहत है उसको मजीद फरोग मिल रहा है, तो क्या मैकेनिज्म वहां पे इतना मजबूत है कि वहां पे आने वाला हर सयाह जो है वो वैक्सीनेटेड हो, वहां पे रिपोर्ट्स चेक की जाए, कार्ड चेक किए जाए? जैसे देखिए, जो कोविड की सूरत हाल है और जो उसके ख़तरनाक असरात हैं, उससे बचने के लिए तो ना सिर्फ वो स्याह हों, कोई बिजनेसमैन हो, वो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, सबको इस बात का अपने आप को पाबंद बनाना पड़ेगा कि वो वैक्सीनेशन करवाएं और सर्टिफिकेट अपने पास रखें। और जिन मकामात पर जाते हैं, जैसे कि NCOC की हदायत के ऊपर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को पाबंद किया गया है कि जितने भी लोग हैं आप उनके आप सर्टिफिकेट चेक करें। लेकिन इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सर्टिफिकेट को चेक नहीं किया जाता, बदकिस्मती के साथ। जब ये आगाज़ होगा तो लोगों के अंदर ये एक एहसास जिम्मेदारी पैदा होगा कि हमने अपने आप को, हमारे आसपास के जितने लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन उनकी होनी चाहिए ताकि इससे लोग बच सकें। लेकिन एक बड़ा मामला है, जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है, ये एक सियासी मुखालफात से हटकर, बयानबाजी से हटकर ये एक अलमी रहा है गवर्नेंस का सिंध हुकूमत की मबैन। जब वैक्सीनेशन का एक टाइम था, वहाँ पर उस वक्त उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई। सिंध के अंदर वैक्सीन चोरी होने के मामला सामने आते रहे, उसके वहाँ पर लोगों को जिस तरीके से उसको तवज्जो के साथ वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी, वो ड्राइव उस तरीके से बदकिस्मती के साथ नहीं चल सकी। उसके बाद जो SOPs का मामला था, बड़ा शहर है, उसके ऊपर भी अमल दरामद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि उसकी जो शरह है वो खौफनाक हद तक बढ़ी है। लेकिन अब ये स्टेप लिया गया है, ये एक नागुज़ीर हो चुका था। और उसके साथ अब जिस तरह लोगों को वहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों से वैक्सीन लगाने की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, वैक्सीनेशन की परसेंटेज बढ़ेगी तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर के ऊपर जो कोविड के मुस्बत केसेस की शरह है वो भी नीचे आएगी। लेकिन मामला यह है कि इसी कंसंट्रेशन के साथ और फोकस होकर सिंध गवर्नमेंट को ये इस कैंपेन को भट्टी साहब, हमारे जो सयाहती मकामात हैं उसके हवाले से वफाकी हुकूमत क्या सोचती है, प्लान क्या है? अगर हम देखें तो आए दिन आप नारान कागान में ट्रैफिक जैम भी देखते हैं, पेट्रोल की कमी भी है, लोगों का जमे गफीर भी है। तो एक तरफ हम सयाहों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सूरत हाल ऐसी है, उसके लिए मैकेनिज्म हुकूमत का क्या दिखाई दे रहा है? जैसे देखिए, वो मैकेनिज्म बहुत वाज़ेह था कि सब लोग जाएं, विजिट करें, चूंकि सब पाकिस्तानियों के पास यूरोप जाने की, तुर्की जाने की कोई ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेटली लोगों के पास नॉर्दर्न एरिया जाने का एक ऑप्शन था और इस मौके के ऊपर PIA के इंतजामिया ने एक अच्छा फैसला किया। CO PIA अरशद मलिक ने एक ट्रैवल स्टिमुलेट इनिशिएटिव लिया, जिसके ज़रिए से गिलगित स्कर्दू की परवाज़ें बढ़ाने का फैसला किया गया। आज के दिन स्कर्दू में 6 परवाज़ें डेली जा रही हैं। किराया भी बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद मुल्क की तारीख में पहली मरतबा रिकॉर्ड तादाद में वहाँ पर सयाह मौजूद हैं जो वहाँ पर इस एरियाज़ का जाके विजिट कर रहे हैं। मकामी लोगों को भी इसका यकीनी तौर पर फ़ायदा हो रहा है, उसकी सनत में इजाफा होगा। लेकिन उसके साथ जो कोविड के मामला था, उसकी सर्टिफिकेशन को चेक करने का मामला इस SOPs के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था, जिस पीरियड के साथ नहीं हो पा रहा। इसके साथ इस क्रिटिकल टाइम के दौरान जो PIA ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, जहां पर उन्होंने 3,70,000 को पाकिस्तानियों को पहले पाकिस्तान वापस लाए, यहाँ पर जहाँ पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस लेके गए, एक फ़्लाइट ऑपरेशन को उन्होंने एग्जीक्यूट किया और सबसे बढ़कर तकरीबन 13 मिलियन के करीब जो कोविड वैक्सीन की डोजेज थी उन्होंने एयरलिफ्ट की। तो एक बड़ी केस स्टडी के सामने आ रही है और इसको वर्ल्ड बैंक का एक इदारा इसको मॉनिटर कर रहा है और आने वाले दिनों में इस सिलसिले के अंदर कुछ डेवलपमेंट भी होगी। शायद PIA को इस सिलसिले के अंदर कुछ सपोर्ट की जाए कि जो उन्होंने एक बिजनेस एक एक्टिविटी जनरेट की और सक्सेसफुली ऑपरेशन किया एक स्ट्रेटजी के तहत कोविड के दौरान, उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जहाँ पर हमें PIA को काफ़ी नुकसान भी हुआ और उसके बहुत से तैयारे रुके हुए थे, क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियां हैं। जो हमारे जाली डिग्रियों का मामला था, पायलट्स का मामला था, वो तकरीबन अक्टूबर तक जाके शायद वो मामला हल हो सके। लेकिन उस दौरान स्कर्दू और गिलगित के फ़्लाइट्स को एक्टिव करके सियाहों की बड़ी तादाद को वहाँ पर अट्रैक्ट किया गया है।
प्राइम मिनिस्टर का भी यही बयान था। लेकिन जो गैर मुल्की सियाहों को अट्रैक्ट करने का मामला है उसमें कोविड वैक्सीनेशन डेफिनेटली होनी चाहिए, सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए। लेकिन गैर मुल्की सियाहों की पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जो फूड पॉइंट है उनकी कमी है, फास्ट फूड के आउटलेट्स की वहां पर कमी है, और उसके साथ मजीद रिजॉर्ट्स डेवलप करने की जरूरत है। मजीद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उनकी कारकर्दगी पे क्या कहेंगे? ये बड़ा अलमिया रहा है। अभी शहबाज गिल साहब ने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि 1 अगस्त से पेट्रोल महंगा होगा। उजलत की उन्होंने इतनी जल्दी शायद गवर्नमेंट को अनाउंस नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुज़श्ता 10 रोज से नॉर्दर्न एरियाज के अंदर वो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई उस तरीके से नहीं पहुंचा रही। मिड कंट्री भी उन्होंने रैशनिंग की हुई है, पूरा सप्लाई नहीं दे रहे अपने पंप्स को। इवन गैर मुल्की कंपनियां भी इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, नाजायज मुनाफाखोरी, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न एरियाज में टूरिस्ट थे उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना हुआ। बहुत सी शिकायत हमें मसूल हुई, हमने उन्हें रिपोर्ट भी किया, ओगरा की टीम में मुतहरिक हुए, इजलास तलब हुए, लेकिन 1 अगस्त आप पहुंची जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा अलमिया है जब टूरिस्ट इस इलाके में जाते हैं, और एक एक्सपेक्टेड था कि लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं, और हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि अपने हर डिपो के ऊपर वो 20 दिन का पेट्रोल की स्टोरेज को यकीनी बनाए। एक मरतबा फिर उसकी बड़े पैमाने के ऊपर वायलेशन की गई है। ओगरा ने जब हुकूमत ये फैसला कर रही है कि सयाहत को फरोग दिया जाएगा तो फिर आसाइशें भी मुहैया की जानी चाहिए। अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। मैकेनिज्म अगर तरतीब दिया गया है तो उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। राना साहब, आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? पंजाब के जो सयाहती मकामात हैं या हम नॉर्दर्न एरियाज के जो सयाहती मकामात ले लें, वहां पर कोरोना के फैलाव को कम करने के लिए हुकूमती इक़दामात किस हद तक सूदमंद लगते हैं? देखें, जहां तक आप ये बात कहें कि हुकूमती इक़दामात क्या होंगे वहां पे, देखिए मैंने यहाँ तक, चूंकि मैं खुद इस वक्त एक सियासी मकाम मरी में मौजूद हूँ, तो मैंने यहाँ पे यासर एक चीज देखी है जो मेरे लिए बड़ी मैं समझो मुख्तलिफ थी। मैं नहीं समझता था कि यहाँ पे रश भी है, लेकिन यहाँ पर 3 जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए हैं। मतलब एक होटल जो है, होटल वेस्टर्न में देखा, होटल वेस्टर्न जो है उसके ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं जिनकी वैक्सीन नहीं हुई वो यहाँ से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसी तरह मैंने ताज पे देखा, उसमें ये लिखा हुआ, एक और जगह पे लिखा, और एक जगह कैंप लगा हुआ है। अगर अब सियासी मकामात पर आने वाले लोगों को बजाय इसके कि वो मरी के अंदर आए, कागान के अंदर जाए, नारान के अंदर जाए, वहां पे वैक्सीनेशन लगाई जाए, बेहतर नहीं है? तो वहां पे आने वाले 6, 7, 8, 10 टूर प्लाजे मौजूद हैं, आप वहां पर उन्हें चेक कर सकते हैं। जिसके पास सर्टिफिकेट है ठीक है, जिसके पास नहीं है आप उसे वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, और इससे आपकी सियाहत जो है वो मुतासर भी नहीं होगी, सियाहत बढ़ेगी भी। देखें, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हमने जो चीज जिसकी तरफ इशारा भट्टी साहब ने भी किया, हमने देखा है कि ईद से लेकर अब तक हर मकामात पर, तमाम सियासी मकामात पर बेइंतहा रश है। इसका मतलब है लोगों के पास पैसे हैं, लोग जा रहे हैं, और जब लोग वहां जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, सियाहत बढ़ेगी तो माशियत बेहतर होगी, लोगों का रोजगार बढ़ेगा। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के भी ये विजन था कि हमने इसको आगे लेकर चलना है। तो अगर इसी तरह जिस तरह आप जब मैं मरी में देख रहा हूँ, दीगर सियासी मकामात पर भी ये काम शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन का जो अमल शुरू किया गया है, जो टारगेट है, वो भी पूरा हो जाएगा। और वो लोग जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे थे, अगर वो घर से निकलते हैं, उन मकामात तक जाते हैं, और उन्हें पता हो कि उस मकामात पर जाने की उसी सूरत में इजाजत होगी कि आगे जितने हमारे पास टूल प्लाजे या नाके या होटल है वहां पे वैक्सीनेशन लाजमी है, तो वो वैक्सीनेशन भी कराएंगे और हमारी सियाहत भी तासर नहीं होगी। अगर हम ये कहें कि सियाहत को भी बंद कर दें, और तो सियाहत को बंद करने का मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तबाह होकर रह जाएगा, बर्बाद होकर रह जाएगा। ट्रांसपोर्टर मुतासर होगा, होटल वाला मुतासर होगा, खाने वाला मुतासर होगा, और बहुत सी चीजें जो है मुतासर होंगी। तो इसलिए हमें कोरोना का मुकाबला भी करना है, हमने इन हालात से निपटना भी है, और अपनी वैक्सीनेशन भी करवानी है। इसके लिए तो बेहतर फैसला यही हो सकता है कि सयाहती मकामात के दाखिली रास्तों पर अगर वैक्सीनेशन का इंतजाम कर दिया जाए तो मैकेनिज्म में ये वाली तब्दीली जो है ये फायदेमंद भी साबित हो सकती है। इससे लोगों पे ये एहतियात का दामन थामे रखने का उनसर भी बढ़ने का मौका मौजूद हो सकता है। तो हुकूमत अगर इस तरह के इकदामात करें तो सयाहत को भी फरोग मिल सकता है और दूसरी तरफ अपना बचाव भी हो सकता है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये बयान दिया है कि हम इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब वो सिंध भर से कचरे को उठाकर हमारे मुकाबले में लाते हैं। और कल जब उन्होंने कारकुनान से गुफ्तगू की तो उन्होंने एक इशारा दिया कि आप तैयारी पकड़ कर रखें, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। तो आम इंतखाबात का अभी से चर्चा क्यों? क्या आम इंतखाबात 2023 से पहले होंगे? अगर 2023 से पहले है, किसी तरफ से इशारा है, तो उनकी तैयारी कितनी है? इस ज़िमन में उन्होंने मुलाकातें कितनी की हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या नजर आती है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। सब क्या वजह है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आम इंतखाबात का जिक्र क्यों किया? एक तरफ वो ये कहते हैं कि कश्मीर के हवाले से हम मुहिम भी चलाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, दूसरी जानिब वो आम इंतखाबात का इशारा भी दे रहे। देखिए, ये अपने सियासी कारकुनों को ना मुतहर्रिक करने के लिए सब कुछ होता है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अपनी साफबंदी भी शुरू कर दी है, अपने सियासी राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। 2023 या 2022 के एंड पे होने वाले या 2023 के आगाज में होने वाले इंतखाबात की तैयारी भी शुरू कर दी है। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने, मैं सिर्फ आपको बताऊं बिलावल ने क्यों इस हवाला दिया, पहले थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं। मुस्लिम लीग नून जो है, आपको पता, उन्होंने भी बाकायदा राब्ते शुरू कर दिया और मुस्लिम लीग नून के अंदर ये फैसला हो चुका है कि पंजाब के अंदर तो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन KPK, बलोचिस्तान और सिंध, इन जगहों पे वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं, अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने टारगेट जो है वो 2 रखे हैं, एक बलोचिस्तान और एक पंजाब। KPK में उनकी पोजीशन कुछ बेहतर है, लेकिन आप उन्होंने उनका मेन टारगेट जो है वो सबसे ज्यादा वो लेना चाहते हैं सिंध से। सिंध के बाद उनका टारगेट है कि बलोचिस्तान और पंजाब, इसको टारगेट किया जाए। अब उनका ये इशारा, ये कहना कि हर सूरत में कि ये इलेक्शन की तैयारी करें। देखें, इलेक्शन एक तो बड़ी क्लियर और हकीकत बात है, हमें हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि इलेक्शन अभी नहीं हो रहे। अगर बिलावल साहब कहें, मरियम साहबा कहें, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहें कि इलेक्शन की तैयारी करें, सियासी जमातें अपने कारकुनों को एक्टिव करने के लिए, अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए ऐसे ही बयान देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं, उसके लिए सिंध हुकूमत जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, और बिलावल ने उत्तर इशारा कि ऐसा नहीं है, ये जरूर है कि तमाम सियासी जमातों ने अपनी साफबंदी शुरू कर दी है। और तहरीक इंसाफ जो है, मैं आपको ये बता दूं, तहरीक इंसाफ दोबारा पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के साथ जाएगी। इस सिलसिले में कल एक अहम मीटिंग जो है लाहौर में होगी और चौधरी परवेज राही साहब जो सख्त नाला हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी और उनकी तरफ एक वफद भी रवाना होगा। कुछ लोगों ने आज उनसे मुलाकात की कोशिश भी की है, चंद एक से मुलाकात हुई भी है। चौधरी परवेज राही जो है वो जिस बात में नाराज है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह जहांगीर तरीन जो है उनके खदशात दूर करने के लिए भी बाकायदा आज एक टीम गई थी, जिनकी मुलाकात हुई, और कल एक टीम और जाएगी जो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनको राम करने की कोशिश करेगी और जो उनके एक साथी गिरफ्तार हैं उसके हवाले से भी जो मुमकिन हो सका वो उनके साथ करेंगे। तहरीक इंसाफ भी अपनी तैयारी कर रही है, सिंध के अंदर वो सीट एडजस्टमेंट करेगी, बलोचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट करेगी, KPK में खुद इलेक्शन लड़ेंगे, पंजाब के अंदर सर काफ लीग से 10 सीटों में सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। बाकी तमाम सियासी जमातें अपनी साफबंदी कर चुकी हैं, अपने सियासी इत्तेहादी जो हैं उनके हवाले से फैसले कर चुके हैं, राब्ते कर चुके हैं। कुछ राब्तों का ऐलान अचानक होना है, वो राब्तों का ऐलान कब अचानक होगा वो आप देखेंगे, वो 2022 के आखिरी दिनों में होंगे। बिलावल ने क्यों ये ऐलान किया? बिलावल अगर ये ऐलान नहीं करते तो देखिए उनकी सियासी साख, उनकी सियासी पोजीशन जो है उसके लिए, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, कुछ सियासी सोता बेचना से इतना कुछ अल्फाज अदा करने पैंते, तो ये इसी तरीके से यानी पॉलिटिकल स्टंट लगता है इस वक्त उनकी ये स्टेटमेंट देना। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर आम इंतखाबात की तैयारी हर जमात शुरू कर चुकी है तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो अपने मनसब से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, हमजा शहबाज साहब ने उनको रोका हुआ है, ऐसी खबरें फैलना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल के लिए किस हद तक नुकसानदेह? देखिए, यही बुनियादी बात है कि जो उनको अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, वो पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से किस तरह से हम उनके प्रोडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसी जमात को अपना नहीं पता, उनको अपने मुस्तकबिल नहीं पता, मैं उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या कह सकता हूँ? जहाँ तक उनके इस्तीफ़ा देने की बात है, एक लॉजिकल बात है
जब आप ये ख़बरें सुनते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने कश्मीर इलेक्शन के बाद भी ये फ़ैसला किया है कि मरीम नवाज़ ही लीड करेंगी मामलात को और उनकी मर्ज़ी से चीज़ें होंगी, तो एक ऑब्वियस सी बात है, मैं भी अगर शहबाज शरीफ की जगह होता तो मैं कहता जी फिर उनको सदर बना दें, मेरी जान छोड़े, मैं सुकून से बैठूं या जो भी मैं करूं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, ये यकीनन ये बात हुई भी है और इसी किस्म की सूरत हाल वहाँ पर मौजूद है। एक जो बुनियादी बात है वो अब पूरी अपोजिशन के साथ हाथ हो गया है, इनको पता नहीं चला 3 साल ये और चक्रों में पड़े रहे, कभी PDM बना के, कभी सिलेक्टेड, और कभी इसको गाली दे कभी उसको गाली दे। PTI जो बहुत कमज़ोर पोजीशन में थी उसने अपनी पोजीशन बड़ी कंसोलिडेट कर ली है। इकॉनमी की सूरत हाल देख ले, सियासत की सूरत हाल देख ले, GB में देख ले, कश्मीर में देख ले, अभी लेटली इलेक्शन आप जिस तरह से भी उसको करें, सियालकोट वाले को उसकी जो एक रिफ्लेक्शन है, उससे पहले भी जो ये सीट हारे थे MNA की, उसमें भी आप देखें कितनी इम्प्रूवमेंट थी, PTI ने कितने वोट ज़्यादा हासिल किए पहले से, तो वो पोजीशन अपनी कंसोलिडेट कर चुके हैं। अपोजिशन के लिए अब बहुत बड़ा मसला है, ये सारे इकट्ठे होकर भी अगर लड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा कोई ज़िक पहुंचा सकें। तहरीक इंसाफ की पोजीशन डे बाई डे बेहतर होती चली जाएगी। आज PSDP में इमरान खान ने इजलास किया है, उसके एग्जीक्यूशन के हवाले से जिस तरह पिछले सालों में होता रहा, साल ख़त्म हो जाता था, पैसे बच जाते थे, इस दफ़ा उन्होंने पूरी तरह उसकी मॉनिटरिंग रखी हुई है कि इसको प्रोजेक्ट सारे करने हैं और कंप्लीट करने हैं, और PSDP का रिकॉर्ड पैसे उसके लिए रखे गए हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में ये हो रहा है, गरीबों के लिए जो एहसास प्रोग्राम है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, हेल्थ कार्ड का जो मसला है वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो वो आवाम को जो निचले लेवल तक जो एक वादा उन्होंने किया था वहाँ तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा रहा है, किसान के लिए इसी तरह से, तो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपोजिशन के पास अब कुछ कहने को कुछ भी नहीं रहा सिवाय इसके कि वो उम्मीद करें कि शायद जो कुछ इनकी तोपों में कीड़े पड़ जाएं या किसी तरीके से इमरान खान की जो वो प्रोग्रेस है उसको रोक सके। उन्होंने गलत पॉलिटिक्स की, उसका नतीजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। PDM बना के गलती की, फिर तरीके चला के गलती की, इस बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी के लिए तो सुनहरी मौका था। 10 साल हो गए आपको, बल्कि 13 साल हो चुके हैं, आप सिंध में ऐसी कारकर्दगी दिखाते, लेकिन कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी ने मौके को अवेल जरूर किया है। खबर साहब, आप क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर सियासी मुतहर्रिक होना चाहती है? इस हवाले से दौरे भी शेड्यूल पा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार? पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि PTI ने बहुत देर कर दी है, 3 साल ज़ाय किए, 3 साल इनको मौका मिला था। 13 साल अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया तो तहरीक इंसाफ के पास सुनहरी मौका था कि वो सिंध को अपने सियासी तौर पर फतह कर सकती थी। इस कराची शहर ने इस तहरीक इंसाफ को इतने अरकान असम्बली दिए, लेकिन वो अरकान असम्बली बेकार साबित हुए, और कराची के लिए वज़ीर आज़म के जो दावे थे और वादे थे वो भी पूरे नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि पहले ये गवर्नर राज के चक्कर में रहे, उसके बाद इन्होंने कोई वफाकी बंदोबस्त की आईनी आड़ लेने की कोशिश करते रहे। अब ले जाके उनको एक पिटा हुआ सियासी मोहरा मिला है अरबाब रहीम साहब की शक्ल में, वो आ गए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि उसके खिलाफ यहाँ कोई अपोजिशन मुनज़म नहीं है। GDA बनी, इससे पहले SNA बनी, बहुत सारे इत्तेहाद बने, लेकिन वो मुतबादल साबित नहीं हो सके। जब तक कोई मुतबादल सियासी कुव्वत नहीं उभरेगी सिंध में, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी को नीचा नहीं दिखाया जा सकेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, आप थोड़ा सा ये भी ज़हन में रखिएगा कि पूरे मुल्क को इमरान खान फतह कर लें, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से सिंध की सियासत मुख्तलिफ है। यहाँ उनको बड़ी मुश्किलात रही हैं और 3 साल में उनकी पूरी टीम कोशिश करती रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। तो आने वाले दिनों में भी मैं समझता हूँ कि कोई वो बहुत बड़ा सियासी कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। बहुत बड़ा सियासी कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सकेगी। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से PTI ये मौक़िफ़ रखती है कि आइंदा पंजाब के अंदर ऑपोजिशन जो है, हुकूमत तो PTI बनाएगी, ऑपोजिशन उनको PMLN नहीं दिखाई दे रही, और दूसरी जानिब जब ज़ाती जो तर्जुमान है PMLN की मुख्तलिफ शख्सियात के, वो ये बयान दें कि हमारे यहाँ 2 बयानिए राइज हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फिर मुस्तकबिल आपकी नज़र में क्या है? देखें यार सर, जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये तो सियासत का खेल है और उसके मुख्तलिफ गुर आजमाइश। जी भट्टी साहब
देखिए, ये तो सियासत का खेल है और उसमें मुख्तलिफ गुर आजमाए जाते हैं। हर जमात अपने हुनर का इस्तेमाल करती है वक्त और सूरत हाल को सामने रखते हुए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त यकीनी तौर के ऊपर, अंदरूनी तौर के ऊपर काफ़ी मुश्किलात से दुचार है। इख्तलाफ राय मौजूद है और पार्टी सद जब यहाँ तक कह दे कि मामलात उससे ले लिए जाएँ, अगर किसी और ने मामलात को इसी तरीके से चलाना है, अगर उनकी राय के मुताबिक मामलात ने नहीं चलने, तो फिर मुखालिफ जमात इस मौके के ऊपर ऐसे बयानबाजी ज़रूर करेगी जिससे उस जमात को मज़ीद कमज़ोर किया जाए। लेकिन ये वक्त साबित करेगा कि वहाँ पर वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून वहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी, काफ़ी उसमें वक्त मौजूद है। तहम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको यकीनी तौर के ऊपर एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है। स्पेशली जो PDM के जो प्रेशर था वो ख़त्म हुआ और वफाकी हुकूमत ने बेहतर अंदाज में कुछ डिलीवर किया। मुआशी सूरत हाल कदरे बेहतर हुई। ज़िमनी इंतखाब का नतीजा आपके सामने है। AGK के जो इलेक्शन थे उनको विन किया गया, तो अब एक उनका एतमाद में इजाफा तो ज़रूर हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। यही वजह है कि अब वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिंध का रुख करना चाहते हैं। सिंध में सूरत हाल यकीनी तौर पर मुख्तलिफ है, चूँकि वहाँ पर PTI की जो तंजीम साजी है वो काफ़ी वीक है और उसके बाद जो पिछले 2-3 सालों में वहाँ पर जो इंटरनली जो उनके रहनुमाया वहाँ पर उनकी जो आपस में मुखालफत रही, उसका भी वहाँ पर एक शायबा अभी वाज़े तौर पर नज़र आता है। तो अल्टीमेटली PTI के पास इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई का आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज है, उसको बड़ा चैलेंज है PTI के लिए। देखना यह है कि PTI उस चैलेंज से जबरदस्त आजमा होती है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब, सईद खावर साहब, राव खालिद साहब और राना मोहम्मद अजीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।